नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज सेशन का 15वां एपिसोड है। आज मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत कुछ तथ्यों के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री जी ने देश की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यानी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का भी क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है वाराणसी नगरी में। पीएम मोदी ने चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से देश की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC कर रही है। यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर इंदौर के निकट में जो है, और महाकालेश्वर जो उज्जैन में स्थित है, इन तीनों को क्या करेगी, एक साथ जोड़ेगी। आज का हमारा अगला तथ्य है, राष्ट्रपति ने INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर से नवाजा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2020 को लोनावाला में INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए। INS शिवाजी साल 1945 में लोनावाला में HMIS शिवाजी के रूप में कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना का प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। INS शिवाजी अब तक 2 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे चुका है। INS शिवाजी में संचालित सभी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रेसिडेंट कलर एक सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है। यह सम्मान सैन्य इकाई को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। आज का हमारा अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 12 फरवरी 2020 को भूजल अधिनियम 2020 GVA 2020 को मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक में इस अधिनियम को मंजूरी दी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भूजल के गिरते स्तर को सुधारना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भूजल स्तर को दूषित करने वालों के खिलाफ जुर्माने और सजा के प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा स्कूलों को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना होगा। GVA 2020 के अनुसार यदि कोई 300 वर्ग मीटर से बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक सबमर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर एक ग्राम पंचायत समिति का भी गठन किया है। इसके अलावा अगर प्राधिकरण ने किसी व्यक्ति को बोरिंग पाइप के माध्यम से भूजल को प्रदूषित करते हुए पकड़ा तो व्यक्ति को जुर्माना देना होगा या सजा भुगतनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण विधेयक 2020 के प्रावधानों के अनुसार पहली बार अपराधी को 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देय होगा। आज का हमारा अगला तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट पर बड़ा फैसला लिया है और ये भी कहा है कि बिना जांच के गिरफ्तारी संभव है, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इससे पहले SC ST संशोधन अधिनियम 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC ST संशोधन नियम 2018 को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर
आया है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। 3 जजों की पीठ में 2-1 से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर किसी के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है तो बगैर जांच के उसकी गिरफ्तारी होगी। इस कानून के अंतर्गत SC/ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अदालत केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां शुरुआती जांच में कोई मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला दर्ज करने हेतु प्राथमिक जांच आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को साथी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने और भाईचारे की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि प्रथम दृष्टया SC/ST अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता तो कोई अदालत प्राथमिकी को रद्द कर सकती है। SC/ST संशोधित अधिनियम 2018 में SC/ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान शामिल नहीं है। इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के पंजीकरण से पहले प्रारंभिक जांच का आदेश भी नहीं देता है। आज का हमारा अगला तथ्य है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में फिसल कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत पिछले वर्ष 50 देशों की इस सूची में 36वें स्थान पर था। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र GIPC द्वारा तैयार वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने साल 2016 में राष्ट्रीय IPR नीति जारी करने के बाद से नवोन्मेषण और रचनात्मकता में निवेश बढ़ाने को केंद्रित प्रयास किया है। भारत पिछले साल यानी 2019 में इस सूची में 36वें स्थान पर था और 2018 में 44वें स्थान पर था, और 2017 की अगर बात की जाए तो इस सूची में 45 देश शामिल थे, जिसमें से यह 43वें स्थान पर था, 43rd नंबर पे था। भारत इस साल सूचकांक में फिसलकर 40वें स्थान पर आ गया है। आज का हमारा अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक है, बिंदु है, तथ्य है, यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को गुलाबी नगरी, जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, उसको विश्व धरोहर शहर का भी औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया है। ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना साल 1727 ईस्वी में राजा जय सिंह ने की थी। यह शहर अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की संस्कृति, वस्त्र सज्जा तथा लोकगीत लोगों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं। जयपुर को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलने से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोकल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित करने के लिए अगस्त 2018 में एक प्रस्ताव भेजा था। राजस्थान में 37 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और गागरोन किला शामिल हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है। इसका चयन विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति यूनेस्को की सहायता से इन स्थलों को देखरेख करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।